आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 7। आद्विका अपने घर वापस आ गई और फिर अपने कमरे में जाकर खूब रोई। रेनू की बातें उसके दिल को बहुत दुखी कर गई थी। उसने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर भी रेनू ने उसकी दोस्ती पर कितने इल्जाम लगा दिए। माही को उससे दूर करना चाहती है। माही तो उसकी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त है। अगर वो उससे दूर हो गई तो वो कैसे उसके बिना सब कुछ संभाल पाएगी। एक वही तो थी जिसके साथ वो अपना सुख दुख, अपनी परेशानियां शेयर कर पाती थी। माही के बिना वो कैसे अकेले सब कुछ संभाल पाएगी। रेनू की बातों से लग रहा था जैसे देवांश अपने परिवार में उससे शादी करने वाली बात बता चुका है। ऐसे में अगर उसके परिवार वालों ने उसकी बात मान ली तो जब रेनू ही उससे इतना ज्यादा नाराज हो गई है तो उसका अपना परिवार उसके बारे में क्या सोचेगा। वो जितना सोच रही थी उतना ही उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। सुबह देवांश थोड़ी देर से उठा था, इसलिए जब वो रेडी होकर नीचे आया तब तक उसके डैड एक जरूरी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए थे। मॉम, डैड कहाँ हैं? वो जिग्नेश को घर में ना देख आशा से पूछने लगा। उनकी एक फ्रेंड के हार्ट अटैक से मौत हो गई है कल रात को। उन्हीं के फ्यूनरल में गए हैं, कल शाम तक आएंगे। आशा की बात सुन वो कुछ नहीं बोला। देवांश, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, वो लड़के तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं माही से तुम्हारी शादी की बात कर सकती हूँ। आशा को अंदाजा था कि वो आद्विका के बारे में पूछने आया था, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मॉम, माही का चैप्टर क्लोज हो चुका है, आप प्लीज उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करें। देवांश चिढ़कर बोला और वहां से चला गया। उसे अब 2 दिन और इंतजार करना था। अगले दिन धवल की सगाई थी, इसीलिए आद्विका की बुआ, मासी, चाचा, चाची और भी बहुत करीबी रिश्तेदार शाम को ही उनके घर आ गए थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन आद्विका अब चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। आद्विका, तुमको क्या हुआ और मेहंदी क्यों नहीं लगवाई तुमने? रात को सबने मेहंदी लगवाई थी, लेकिन आद्विका ने मना कर दिया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसके खाली हाथ देख उसकी बुआ ने टोक दिया। वो बुआ जी बस अभी लगाने ही वाली थी। आद्विका ने जल्दी से मेहंदी की कीप उठा ली, क्योंकि मना करते तो सबके 10 सवाल उठ जाते, जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। सबने हॉल में बैठकर ही मेहंदी लगवाई थी। रात को सोने में काफी देर हो गई। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए। आज धवल की सगाई थी, सबको बहुत से काम थे। धवल के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जब शादी अपनी पसंद से हो तो इंसान खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता है। धवल और सलोनी की सगाई के लिए एक हॉल बुक किया गया था। पहले सलोनी का परिवार और उसके रिश्तेदार सगाई वाली जगह पहुंचे और उसके बाद आदिका और उसके घर वाले वहां पहुंचे थे। सलोनी के परिवार वालों ने उन सबका स्वागत किया। आदिका और सेजल अपनी भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सगाई की रस्म के वक्त सलोनी अपने दोस्तों के साथ वहां आई और उसे धवल के पास में बैठा दिया गया। उसने वाइन कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। धवल उसे देख मुस्कुराया तो वो भी उसे एक नज़र देख मुस्कुरा दी। उन दोनों के लिए आज का दिन बहुत खास था। सेजल और आद्विका तो अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने सिर्फ तस्वीर देखी थी, आज रियल में देखकर पता चला कि वो तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पंडित जी ने सगाई की रस्में शुरू कर दी और फिर धवल और सलोनी ने सबके आशीर्वाद से एक दूसरे को रिंग पहनाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। सगाई के बाद उन दोनों ने बारी बारी सबका आशीर्वाद दिया। सेजल और आद्विका ने सलोनी से बहुत अच्छे से मिली थी। सलोनी का व्यवहार उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। धवल और सलोनी को एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। सेजल, आद्विका और दूसरी तरफ सलोनी के दोस्तों ने उन सबको घेर रखा था। वो मुझे वॉशरूम जाना है। सलोनी थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर उठ गई थी। उसके दुपट्टे की पिन खुल गई थी। उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वो सभी धवल के साथ मस्ती करने में बिजी थी। भाभी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं चलूँ आपके साथ? आदिका ने उसके पास आकर पूछा तो उसने मुस्कुराकर हामी भरी। आदिका उसे लेकर रूम में आ गई, जहाँ सलोनी तैयार हुई थी। एक्चुअली मेरे दुपट्टे की पिन हट गई है, तुम प्लीज़ इसे सेट कर दोगी? सलोनी ने कमरे में आकर आदिका से कहा तो आदिका ने उसके दुपट्टे को देखा और फिर ड्रेसिंग टेबल से पिन उठाकर उसके दुपट्टे को फिर से सेट करने लगी। हो गया, आदिका ने दुपट्टे को फिर से सेट कर दिया था। थैंक्स, हम थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, बाहर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह से आई हूँ। वो उकताई हुई सी बोली तो आदिका हंस पड़ी। सलोनी भी मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। आप बहुत खूबसूरत है ना, तो किसी की नजरें हट नहीं रही थी आपसे। ऐसे में किसी का क्या दोष भरा? बात तो तुम्हारी भी सही है। अच्छा, तुमने हमारी सगाई की तस्वीर ले ली थी ना, मुझे बताओ ना प्लीज़। सलोनी ने कहा तो आदिका उसे अपने फ़ोन में ली उनकी सगाई की तस्वीरें दिखाने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि आदिका के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और ये देख आदिका के दिमाग में पहला ख्याल देवांश का आया, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सलोनी ने एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर उसे आदिका के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया तो आदिका को लगा कि शायद देवांश ने कॉल की है और ये सोचकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
सलोनी ने एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर उसे। आदिका ने देर ना करते हुए जल्दी से फ़ोन काट दिया। शायद कंपनी से है, बार बार कॉल करते रहते हैं। आदिका ने सलोनी से कहा। वो नहीं चाहती थी कि सलोनी कुछ भी गलत सोचे। सलोनी ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। वो दोनों फिर से पिक्चर्स देखने लगी, लेकिन एक बार फिर उसी नंबर पर कॉल आई तो आदिका का दिल धक से रह गया। उठा लो, शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। उसके चेहरे के बदलते रंग सलोनी से छुपे नहीं थे। उसने आदिका को फ़ोन पिक करने को कहा। आदिका फ़ोन काट भी नहीं सकती थी। उसने किसी तरह सलोनी के हाथ से फ़ोन लिया और उसे पिक करके फ़ोन कान से लगाया। हेलो आदिका। दूसरी तरफ से माही की आवाज़ आई तो आदिका को कुछ राहत हुई, लेकिन माही ने किसी और नंबर से उसे कॉल क्यों की थी? माही, तुम हो? मुझे लगा, मेरा मतलब है ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है। आदिका को जैसे ही सलोनी की मौजूदगी का एहसास हुआ वो कुछ संभल कर बोली। मम्मा ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था मेरे फ़ोन से और तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर दिया। आज कॉलेज आई तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेने तो एक क्लासमेट से फ़ोन लेकर तुम्हें कॉल किया है। डॉक्यूमेंट्स? तुम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने कॉलेज गई हो? यही बताने के लिए फ़ोन किया था आदिका। मेरे मम्मी पापा मुझे मुंबई भेज रहे हैं, मेरे एक रिलेटिव के यहाँ। अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू करूँगी। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ। मैं 2 दिन बाद मुंबई चली जाऊँगी। पापा ने सारे इंतज़ाम करवा दिए हैं। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मम्मा ने कसम दी है कि मैं तुमसे ना मिलूं, इसीलिए फ़ोन करके तुम्हें बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना तुम, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी एक गलती की वजह से आज तुम इतनी परेशान हो और मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि तुम्हें ऐसे हालातों में अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों तुमसे इतने नाराज़ हो गए हैं कि तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहते। आदिका, आई विल मिस यू। भगवान ने चाहा तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। तुम अपने इस दोस्त को भूल मत जाना। वो बोलते हुए रोने लगी थी। आदिका भी सिसक उठी। माही, प्लीज़ मत जाओ। मैं समझाऊंगी अंकल आंटी को। नहीं आदिका, वो लोग नहीं समझेंगे, और तुम प्लीज़ मेरे घर मत आना। कल जो मम्मा ने तुमसे इतनी बदतमीज़ी की, उसकी वजह से मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती वो लोग गुस्से में तुम्हें कुछ भी गलत बोलें। तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर। वो रो पड़ी। फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाकर रोज़ तुम्हें फ़ोन करूँगी, और फिर जैसे ही मेरे पेरेंट्स का गुस्सा थोड़ा कम होगा मैं वापस आ जाऊँगी। मैं जानती हूँ वो लोग मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। उसकी बात सुन आदिका कुछ नहीं बोली। माही ने उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर फ़ोन काट दिया। आदिका की आंखों में आंसू आ गए। आदिका, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? फ़ोन पर तुम्हारी फ्रेंड का क्या था, और उसने ऐसा क्या बोला जो तुम इतनी रो रही हो? वो मेरी दोस्त है माही। उसके पेरेंट्स उसे मुंबई भेज रहे हैं आगे पढ़ाई के लिए। तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? बहुत से लोग पढ़ाई के लिए अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। इसमें सैंटी होने वाली तो कोई बात नहीं है। वो कुछ सालों में वापस आ जाएगी। तुम प्लीज़ रोना बंद करो। सलोनी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन आदिका आंखें फिर गीली हो गई थी। वो खुद को कसूरवार मान रही थी कि उसकी वजह से माही को अपने घर परिवार, अपने शहर से दूर जाना पड़ रहा था। वो सलोनी के साथ बाहर हॉल में आ गई। सब लोग खाना खा रहे थे। किसी का ज़्यादा ध्यान ही नहीं था धवल और सलोनी पर। यही मौका अच्छा देखकर सलोनी धवल के पास चली गई ताकि थोड़ी देर उससे बातें कर सके। उसकी दोस्त भी वहीं थी। आदिका अब एक तरफ चुपचाप बैठ गई थी। उसका दिल नहीं लग रहा था अब किसी भी चीज़ में। रह रहकर माही के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी से अचानक ही एक नया मोड़ ले लिया हो, और अभी तो कई नए मोड़ आने बाकी थे। वो बस वापस घर आ गए। आदिका का चेहरा उतर गया था। उसकी मम्मी कई बार उससे पूछ चुकी थी कि वो परेशान क्यों है, लेकिन आदिका कुछ नहीं बोली। वो खुद कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। शोभा की मेहमानों की वजह से उससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाई, लेकिन उसने इरादा कर लिया था कि वो मेहमानों के जाने के बाद आदिका से ज़रूर बात करेगी। आदिका रात को देर तक कभी देवांश, कभी माही, कभी रेनू की बातों को सोचती रही। वो धवल की सगाई की वजह से अपने परिवार को देवांश के बारे में नहीं बता पाई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे अब जल्द से जल्द देवांश के बारे में अपने परिवार को बता देना चाहिए, इससे पहले कि बातें उसके हाथ से निकल जाए। अगर उसने खुद अपने परिवार से बात नहीं की तो उन सबको लगेगा कि वही गलत है, इसीलिए उसने सबसे बात छुपाई। उसकी मजबूरी कोई नहीं समझेगा। उसने रात को सोने से पहले अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि कल जब सारे मेहमान चले जाएंगे उसके बाद वो अपने परिवार को देवांश के बारे में सब बता देगी। अगली सुबह आदिका जल्दी ही उठ गई, या यूं कहीं कि वो सारी रात सो ही नहीं पाई थी। उसने सुबह उठकर अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे हिम्मत दे ताकि वो अपने परिवार को अपनी बात अच्छे से समझा सके। आज उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। उसने अपनी मम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनवाया और सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद उसकी बुआ, मौसी और घर में जितने भी रिश्तेदार थे वो सभी अपने घर चले गए थे।
धवल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और प्रफुल्ल भी अगले दिन दुकान खोलने का इरादा कर जल्दी रहकर आराम करना चाहता था। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आद्विका ने हिम्मत करके अपने पापा को टोका तो प्रफुल्ल रुक गए। धवल भी एक तरफ बैठकर मोबाइल चला रहा था, वो भी आद्विका को देखने लगा। क्या बात है, बोलो। वो आद्विका के पास आ गए। आपको कुछ बताना है मुझे, वो गर्दन नीचे करके धीरे से बोले। डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या बात है, बोलो भी। कल भी सारा दिन मुंह उतारे रही थी। पता है सब लोग सवाल कर रहे थे। शोभा उसके पास आकर बोली। वो समझ नहीं पा रही थी कि आद्विका किस बात को लेकर इतनी परेशान है। आद्विका ने गहरी सांस ली और अपना मन कड़ा किया और जैसे ही देवांश के बारे में बताने को हुई, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आद्विका बोलते बोलते रह गई। शोभा दरवाज़ा खोलने गई। उन सबकी नजरें अब दरवाजे पर टिक गई थी। शोभा ने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने देवांश के पेरेंट्स खड़े थे। पीछे एक नौकर भी था जिसके हाथ में कुछ सामान था। शोभा ने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसने सवालिया नजरों से उन दोनों को देखा। नमस्ते, जिग्नेश ने हाथ जोड़कर कहा तो बदले में शोभा ने भी हाथ जोड़ दिए। कुछ ज़रूरी बात करनी है, अंदर चले, जिग्नेश बोला तो शोभा ने उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया तो जिग्नेश और आशा घर के अंदर आ गए। शोभा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आद्विका की नज़र जब उन दोनों पर पड़ी तो उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जी, आप कौन? माफ़ कीजिएगा, हमने पहचाना नहीं। जिग्नेश और आशा अभी आद्विका के साधारण से घर को देख ही रहे थे जब प्रफुल्ल की आवाज़ सुनकर दोनों ने प्रफुल्ल को देखा। हम देवांश के माता पिता हैं, जिग्नेश ने जवाब दिया। कौन देवांश? प्रफुल्ल ने फिर सवाल किया। कमाल है, आपकी बेटी ने आपको अभी तक देवांश के बारे में नहीं बताया। आशा ने एक नज़र आद्विका को देख तंज से मुस्कुरा कर कहा तो आद्विका ने अपनी आंखें मींच ली। पहेलियाँ मत बुझाइए, साफ तौर पर बताइए कि कौन है आप लोग और हमारे घर क्यों आए हैं। इस बार धवल ने सवाल किया। मैं जिग्नेश पारीक, अपने बेटे देवांश पारीक का रिश्ता लेकर आया हूँ आपकी बेटी आद्विका के लिए। क्या आपकी बेटी ने इस बारे में आप लोगों को बताया नहीं है? जिग्नेश ने साफ तौर पर कहा तो आद्विका और उसके परिवार को हैरत का एक और तेज झटका लगा। आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हमारी बेटी आपको या आपके बेटे को नहीं जानती है। प्रफुल्ल को यकीन नहीं आया था, इसीलिए वो फौरन बोले। आद्विका की आंखों में आंसू आ गए। वो अब शायद चाहकर भी कुछ संभल नहीं पाएगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन शायद आप लोग ज़रूर किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्या आपके बेटी ने आपको नहीं बताया कि वो हमारे बेटे से शादी करना चाहती है? आशा ने कहा। अब और कुछ मत बोलिएगा। हमारे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोले जा रही हैं। धवल आशा की बात सुन गुस्से में बोला। लगता है आप लोगों को अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो एक बार खुद पूछ लीजिए अपनी बेटी से। पूछिए इससे कि क्या इसने नहीं बोला था कि मेरे बेटे से कि वो अगर अपने माता पिता को रिश्ता लेकर भेजेगा तो ये उससे शादी से इनकार नहीं करेगी। जिग्नेश ने कड़क लहजे में कहा। वो बहुत मुश्किल से राजी हुआ था यहाँ आद्विका के घर आने को, और अब उसके परिवार का ऐसा रवैया देख उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर देवांश की बात ना होती तो वो कभी इस घर में नहीं आती। आद्विका, क्या तुम जानती हो इन लोगों को? कभी मिली हो इनके बेटे से? बताओ मुझे, ये जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? शोभा ने आद्विका की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर करके पूछने लगी, लेकिन आद्विका कुछ बोलने के बजाय रोने लगी। आद्विका, जवाब दो, मम्मी कुछ पूछ रही हैं। तुम जानती हो इनके बेटे को? धवल ने भी कड़क लहजे में पूछा तो आद्विका ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। शोभा की पकड़ उसके हाथ पर ढीली पड़ गई। धवल और प्रफुल्ल भी अपनी जगह पर जम से गए थे। शोभा ने आद्विका के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। आद्विका गाल पर हाथ रखकर रोने लगी। उसकी मम्मी उसे बहुत गुस्से में घूर रही थी। धवल को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रफुल्ल ने भी कुछ नहीं कहा। देखिए, अपनी बेटी पर हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। दोनों बच्चे समझदार हैं, अपनी ज़िंदगी का फैसला बेहतर ढंग से ले सकते हैं। अगर उन दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ रहने में है तो हमें भी उनकी खुशी में खुश हो जाना चाहिए। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ अपने बेटे के लिए। जिग्नेश ने प्रफुल्ल से कहा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरी तरफ से इनकार है, आप लोग जा सकते हैं। प्रफुल्ल ने हाथ छोड़कर उन्हें जाने को बोल दिया था। आशा और जिग्नेश के लिए ये बात बेइज्जती से कम नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने ये जहर का घूंट पी लिया। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा, तब शायद आप बेहतर फैसला ले पाएंगे। चलता हूँ, जिग्नेश ने कहा और फिर वहाँ से चला गया। आशा भी उसके पीछे ही चली गई थी। आद्विका अभी भी गाल पर हाथ रखकर रो रही थी। शोभा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाया। कौन थे ये लोग और क्या बोला है तुमने इनके बेटे को ऐसा जो ये बिना सोचे समझे हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए? शोभा उस पर चीखी तो वो और जोर से रोने लगी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जो बात है वो साफ साफ बताओ। रोकर दिखाने से तुम्हारी गलती माफ़ नहीं हो जाएगी। वो देवांश वो लड़का है जिससे माही की सगाई होने वाली थी, फिर उसने उससे सगाई तोड़ दी
और अभी कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ा है शादी करने के लिए। लेकिन मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कभी नहीं कहा था कि मैं उससे शादी करूँगी। मैंने उसे हमेशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश की है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था उसके मम्मी पापा हमारे घर आ जाएंगे। प्लीज़ मम्मी, मेरा भरोसा करो। आप देखकर झूठ बोलना बंद करो। उसकी माँ ने खुद बोला था कि तुमने उस लड़के को रिश्ता लाने को बोला था। और आज के ज़माने में कोई लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जो एक लड़की के इनकार के बाद भी उसके घर रिश्ता भेजे। तुमने उसे कोई उम्मीद दी होगी, तभी तो उसकी इतनी हिम्मत हुई है जो उसने अपने माँ बाप को हमारे घर तक भेज दिया। धवल गुस्से में बोला। आदिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात घर वालों को समझाए, वो भी अब जब हर चीज़ उसके हाथ से निकल चुकी थी। शोभा को उस औरत की बात याद आ गई थी जब उसने कहा था कि उसने आदिका को एक लड़के की कार से उतरते हुए देखा था। अब तो शोभा को लग रहा था कि आदिका उस दिन उससे झूठ ही बोल रही थी। माई से सगाई क्यों तोड़ी थी उस लड़के ने? शोभा ने उससे सवाल किया तो आदिका एक पल को सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दी। लेकिन फिर उसने सोचा था कि आज उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने और माही ने उससे झूठ बोला था। माही ने मुझे अपनी जगह उससे मिलने को भेजा था और खुद आदिका बनकर उससे मिली थी, जिस वजह से देवांश को गलतफहमी हो गई थी कि मैं माही हूँ और माही आदिका है। लेकिन बाद में हमने उसे सब कुछ सच बता दिया था। लेकिन फिर भी उसने माही से सगाई तोड़ दी और फिर एक दिन आकर बोलने लगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी बात सुन सब एक बार फिर हैरान हो गए थे। शुभा का तो उसे एक और थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था। क्या कुछ किए बैठी थी वो, और किसी को कोई भनक भी नहीं थी। दिल तो कर रहा है तुम्हें खींच कर एक थप्पड़ लगाऊं। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई हमारे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए? एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत से हम सबका सिर पूरे समाज के सामने झुक जाएगा? मम्मी से बोल दो मेरे सामने से चली जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। धवल तल्ख लहजे में बोला। पापा पापा, आप प्लीज़ मेरे यकीन करो, मेरा उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, मेरे दिल में उस लड़के के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसे सिर्फ माही की वजह से मिली थी। आदिका ने अपने पापा का हाथ थाम कर रोते हुए कहा। भरोसा सिर्फ एक बार टूटता है बेटा, और तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया है। प्रफुल्ल ने उसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया था और आदिका अपने पापा की बातों से बुरी तरह हर्ट हो गई थी। उसके पापा कमरे में चले गए। आदिका भी अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इसी बात का डर था। वो जानती थी उसके घर वाले उसकी बात कभी नहीं समझेंगे, और अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि वो अगर किसी को अपनी बात समझाने जाएगी तो सब उसे ही गलत समझेंगे। देवांश बेसब्री से अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहा था। जिग्नेश और आशा जब तक घर पहुंचे तो वो हॉल में उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जिग्नेश ने आकर गुस्से से अपना कोट सोफे पर फेंक दिया। आशा भी कुछ अनबनी सी लग रही थी। पोट है पर क्या कहा उन लोगों ने? मना कर दिया है उस लड़की के बाप ने। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो लोग नहीं हैं इस लायक कि हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएं। लेकिन तुम्हें कोई बात समझ कहाँ आती है? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जत करे तो? जिग्नेश ने भड़कते हुए कहा। काम डाउन मॉम, आप बताओ क्या हुआ है? उस लड़की के पापा ने मना कर दिया है। शायद उस लड़की ने अपने घर में किसी को नहीं बताया था हमारे आने के बारे में, और शायद उन्हें तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं पता था। बेटा, मुझे वो लड़की बहुत चालाक लगती है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वो नहीं है तुम्हारे लायक। हम तुम्हारी खुशी के लिए वहाँ गए, उनकी बेटी का हाथ मांगा, फिर उन्होंने तो साफ मना कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कैसा फील होगा। लड़कियाँ तरसती हैं हमारे घर की बहू बनने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए, और उन लोगों को कोई कदर ही नहीं है। साफ मना कर दिया। अब उन लोगों ने मना कर दिया है तो हम दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने उनके घर नहीं जाएंगे। ये बात तुम अब अच्छे से समझ लो। ठीक है, आप दोनों मत जाइएगा उनके घर। इस सिचुएशन को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। देवांश की बात सुन शोभा हैरानी से उसे देखने लगी। उसके इतना कुछ समझाने पर भी रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। जिग्नेश गुस्से में अपने कमरे में चला गया। आशा ने भी नाराजगी से देवांश को देखा और फिर से झटक कर अपने कमरे की ओर चली गई। आदिका अपने कमरे में रोते हुए ही सो गई। सब उससे बहुत नाराज थे, इसीलिए किसी ने उसे आकर नहीं जगाया था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो सेजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो भी उठकर बाहर आ गई। उसके पापा रोज की तरह दुकान जाने को तैयार थे। मम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी और धवल, वो भी शायद अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सेजल, नाश्ता लेकर आओ, जल्दी, दुकान के लिए देर हो रही है। आदिका अपने पापा की तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने तेज आवाज में सेजल को आवाज लगाई। आदिका के कदम अपनी जगह पर ही झिटक गए। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसके पापा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। वो थके कदमों से किचन में आ गई। उसकी मम्मी नाश्ता बना रही थी। चेहरे के भाव बिगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो शोभा के पास आ गई। मैं कुछ हेल्प कर दूं? उसने डरते हुए ही पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है मुझे। और धवल और अपने पापा के सामने भूल कर भी मत जाना, बहुत नाराज़ हैं वो। शोभा ने बिना उसे देखे ही कहा। आदिका अब खुद को और नहीं रोक पाई। वो रोते हुए वहाँ से चली गई। आपको क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? घर में भी सब परेशान हैं। ऐसा लग रहा है सब आपसे नाराज़ हैं। रात को मैं आपको खाने के लिए जगाने आ रही थी तो मम्मी ने मुझे डांट दिया।
कल घर में कुछ हुआ था क्या? सेजल ने आद्विका के पास आकर धीरे से पूछा। वो कल अपनी एक्स्ट्रा क्लास के लिए चली गई थी, इसीलिए उसे कल जो हुआ उसके बारे में नहीं पता। कुछ नहीं हुआ है, तुम स्कूल जाओ, वो पापा बुला रहे हैं तुमको, उन्हें नाश्ता देकर आओ। उसने उसे जाने को बोल दिया तो सेजल भी चली गई। उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी। उसके जाने के बाद आद्विका सर पर हाथ रखकर फिर रो पड़ी। प्रफुल्ल और धवल के जाने के बाद शोभा आद्विका के पास आई। वो गुमसुम सी बेड पर बैठी थी। फ़ोन दो अपना। शोभा ने उससे उसका फ़ोन मांगा तो आद्विका ने अपना फ़ोन शोभा को दे दिया। अब से ये फ़ोन मेरे पास ही रहेगा और अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारे पापा मना कर गए हैं। शोभा की बात सुन आद्विका हैरान हो गई। मम्मी, आपको मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है क्या? मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मेरी गलतियाँ इतनी भी बड़ी नहीं हैं कि आप सब मुझे इस कदर सज़ा दें। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप बोल रही हैं मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। आप लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये सब करने के लिए तुमने ही हमें मजबूर किया है। हमने तुम्हें बाहर पढ़ने को भेजा था, लेकिन तुम तो कोई और ही पढ़ाई करने लगी। तुम अच्छे से जानती थी तुम्हारे घर में इन सब की इजाज़त नहीं है, फिर भी तुमने अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए। हमें सबके सामने शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम हमसे कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। शोभा अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। आदिका खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अब तो माही भी नहीं थी उसके पास जिससे बात करके वो अपना मन हल्का कर सके। देवांश ने आदिका को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। देवांश एक पल को मन किया कि उसके घर चला जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो अपने ऑफिस चला गया। शोभा घर से बाहर निकली। आस पड़ोस की 2-3 औरतों ने उससे पूछ लिया कि कल उसके घर वो लोग कौन आए थे, कौन थे। उनकी कार गली के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कार गली के बाहर पार्क कर दी थी। शोभा से कुछ बोलते ही नहीं बना, वो फौरन ही कोई बहाना बनाकर घर आ गई। आदिका बुरी तरह परेशान थी। उसकी माँ और भाई तेज दिमाग के हैं, ये वो जानती थी, लेकिन उसके पापा उस पर इतना विश्वास दिखाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। उसे रह रहकर देवांश पर गुस्सा आ रहा था। वो आज जिस मुसीबत में थी उसका सबसे बड़ा कारण वही था। शाम को जब प्रफुल्ल और धवल घर आए तो आदिका अपने पापा के पास आई। पापा, मम्मी बोल रही हैं कि अब से मैं कॉलेज ना जाऊं। क्या आप भी यही चाहती हो? हाँ, यही चाहता हूँ मैं। अब से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। हमने तुम्हें जो ज़्यादा आज़ादी दी थी ना, उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया है बेटा तुमने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पापा, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जिस दिन हो उस दिन बता देना, धवल ले जाएगा तुम्हें एग्ज़ाम्स दिलवाने, प्रफुल्ल ने कहा और फिर अपने कमरे में चले गए। आदिका चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। धवल जो रुककर उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो भी अपने कमरे में चला गया। अगर तुम्हारे सवाल जवाब पूरे हो गए हों तो आकर हाथ बटवाओ मेरा। वो अपनी भी उस तरफ देख रही थी जिस तरफ उसके पापा गए थे। जब शोभा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वो हताश होकर शोभा के पास चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। आदिका का घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था और उस पर घरवाले उससे बात भी नहीं करते थे। वो मन ही मन घुटती जा रही थी। घरवालों की नाराज़गी से जो कि तो बनी हुई थी। उसकी मम्मी वैसे तो उससे बात नहीं करती थी, लेकिन हर दिन ताने उसे भरपूर सुनने को मिलते थे। सेजल के अलावा बाकी सबका बर्ताव उसके साथ बदल गया था। आदिका को बहुत अफसोस था इस बात का कि उसका अपना परिवार ही उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। आदिका कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से कैसे निकली। करीब 3 दिन बीत गए, लेकिन आदिका की ज़िंदगी जहाँ थी वहीं रुक गई। घर में सबका रूखा व्यवहार और उस पर माही से उसकी एक बार भी बात नहीं हो पाई थी। माही ने कहा था कि मुंबई जाकर फ़ोन करेगी, लेकिन उसका एक बार भी फ़ोन नहीं आया। वो पूरी तरह हताश हो गई थी। एक शाम देवांश आदिका के घर आया। सेजल ने दरवाज़ा खोला तो सामने देवांश खड़ा था। आप? वो उसे देखते ही पहचान गई थी। तुम्हारे पापा हैं घर पे? देवांश ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। कौन है सेजल? अंदर से शोभा ने आवाज़ लगाई। वो बोली, साथ ही देवांश को अंदर आने को बोला। देवांश घर के अंदर आ गया। शोभा भी रसोई से बाहर निकल आई थी। देवांश थोड़ी देर पहले ऑफिस से आ गया था। प्रफुल्ल भी अभी दुकान से आया था, अपने कमरे में था। मेरा नाम देवांश है, आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। शोभा ने उसे सवाले नजरों से देखा तो देवांश ने कहा। शोभा उसे देख हैरान हो गई। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। शोभा जल्दी से उसके पास आकर धीमे मगर सख्त आवाज़ में बोली। वो नहीं चाहती थी कि धवल या प्रफुल्ल से देवांश का सामना हो और घर में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाए। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए। वो अपना लहजा नर्म रखते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। वो थोड़ी और गुस्से में आ गई थी। सॉरी, बट मैं अपनी बात कहे बिना तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। वो ढिठाई से बोला और फिर सेजल को देखा। तुम आदिका की बहन हो ना? उसने सवाल किया तो सेजल ने हमें गर्दन हिलाई। अपने पापा को बुला कर लाओ, उनसे कहो कि देवांश पारी खाया है, उनसे कुछ बात करनी है। देवांश ने उससे कहा तो सेजल अपनी माँ को देखने लगी। शोभा ने उसे इशारे में ही जाने से मना किया तो सेजल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। लेकिन सेजल के ना जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रफुल्ल खुद ही बाहर आ गए थे और देवांश को देख उसके चेहरे पर भी सवाल उभर आए। आप आदिका के पिता हैं? देवांश ने प्रफुल्ल से पूछा।
हाँ, लेकिन आप कौन हैं और आदिका को कैसे जानती हैं? मैं देवांश हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स आए थे आपके घर आपकी बेटी के लिए मेरा रिश्ता लेकर। देवांश जैसे ही बोला प्रफुल्ल के चेहरे पर सख्ती छा गई। क्यों आए हो यहाँ? प्रफुल्ल ने उसकी ओर बढ़ते हुए सख्ती से पूछा। जवाब मांगने आया हूँ आपसे। क्या कारण है आपके इनकार के पीछे? मुझ में ऐसी क्या कमी नजर आई आपको जो आपने फौरन ही मेरे मॉम डैड को शादी के लिए मना कर दिया? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। वो इस बार तेज़ आवाज़ में बोला तो उसकी बात सुन धवल और आदिका भी कमरे से बाहर आ गई। आदिका देवांश को अपने घर में देख चौंक गई। उसके पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो एकदम से घबरा गई। ना जाने देवांश उसके घर क्यों आया था और अब ना जाने क्या बखेड़ा करके जाएगा। आपके चीखने चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं आदिका से शादी करना चाहता हूँ और उसी से शादी करूँगा। आपकी मर्जी शामिल होगी तब भी और आपकी मर्जी ना होगी तब भी। उसके बाद सुन प्रफुल्ल गुस्से में उसकी ओर बढ़ने को हुआ तो धवल ने बीच में आकर अपने पापा को रोक दिया। पापा प्लीज शांत हो जाइए, हम बैठकर बात करते हैं ना। धवल ने अपने पापा को शांत करवाते हुए कहा जबकि प्रफुल्ल अभी भी देवांश को गुस्से में घूर रहा था। आप बैठिए। धवल ने अपने पापा को सोफे पर बिठाया और देवांश को भी सोफे पर बैठने का इशारा किया। देवांश खामोशी से एक तरफ सोफे पर बैठ गया कि फिलहाल उसका शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी था। पापा आप प्लीज़ इनकी बात शांति से सुन लीजिए। बेवजह चीखने चिल्लाने से आस पड़ोस में बातें बनेगी। धवल की बातों ने प्रफुल्ल पर थोड़ा असर किया तो वो थोड़ा शांत हो गए थे। मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपकी बेटी को सबके सामने अपने नाम की अंगूठी पहनाई थी मैंने। आप पूछ सकते हैं आदिका से। देवांश जैसे ही बोला आदिका का मन किया कि वो उसका मुंह तोड़ दे। उसी के सामने उसी को लेकर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। नहीं पापा ये झूठ बोल रहा है। आदिका जल्दी से अपने पापा के पास आकर बोलने लगी तो देवांश की भवें जुट गई। झूठ मैं नहीं तुम बोल रही हो और इसका प्रूफ है मेरे पास। देवांश की बात सुनकर आदिका का दिल बैठ गया। देवांश ने अपने फ़ोन में से वो तस्वीरें निकाली जिसमें वो आदिका को अंगूठी पहना रहा था, वो भी सबके सामने। वो तस्वीरें सबने देखी और आदिका एक बार फिर सबकी नज़रों में झूठी साबित हो गई। सच तो सिर्फ उसे पता था लेकिन वो तस्वीरें तो कुछ अलग ही सच बता रही थी। देवांश ने उसकी हर एक बात को उसके खिलाफ यूज़ कर लिया था। प्रफुल्ल से अब कुछ बोलते ही नहीं बना था। उसके और शोभा के दिलो दिमाग में डर बैठने लगा था कि कहीं ये तस्वीरें उनके कोई रिश्तेदार या जानने वालों ने देख तो नहीं ली होगी। सबको पता चल जाएगा कि आदिका एक लड़के से प्रेम प्रसंग था। ऐसे में कौन उससे शादी करेगा और उन सबकी बदनामी होगी सो अलग। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी मर्जी से और खुशी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। मैं सिर्फ आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ना खुद कहीं और शादी करूँगा ना आपकी बेटी को किसी और से शादी करने दूंगा। मैंने जिस दिन आपकी बेटी को सगाई की अंगूठी पहनाई उसी दिन से मन से अपने जीवन साथी मान लिया उसे। अब ना मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा और ना आदिका को यह हक है कि वो मेरे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे। आदिका उसकी बातें सुन बिल्कुल जड़ गई। कितनी बेबाकी से वो अपनी बात बोल रहा था, उसे किसी पर खौफ नहीं था। ये मेरा कार्ड है, आप लोग अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। हाँ लेकिन जवाब जल्दी दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आदिका से शादी करना चाहता हूँ। देवांश ने अपना कार्ड टेबल पर रखा और उठ गया। उसकी नज़र आदिका पर थी जो उसकी बातों से शायद किसी गहरे सदमे में चली गई थी। देवांश के होठों पर बरबस एक हल्की सी मुस्कान आ गई। देवांश के जाने के बाद आदिका को अपनी मम्मी का एक और थप्पड़ खाने को मिला। वो उसे झंझोड़ते हुए पूछ रही थी कि और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसने अब तक उन लोगों से छुपाई हैं। लेकिन आदिका सिवाय रोने के कुछ और कर भी नहीं सकती थी। अब उसका कुछ बोलना बेमानी था। मम्मी अब उसे कोसने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले ध्यान देना चाहिए था इस पर। इसको जो करना था वो ये कर चुकी है। अब रोने चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें शांति से बैठकर इस मुसीबत का कोई हल निकालना होगा। अब क्या हल निकलेगा धवल? इस लड़की ने तो हमें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उस लड़की के पास इसके साथ की तस्वीर है। अगर उसने वो किसी को दे दी तो हम क्या करेंगे? शोभा का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। आदिका की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी, कोई हल तो निकालना पड़ेगा इस मुसीबत का। धवल कुछ सोचते हुए बोला। प्रफुल्ल भी कोई गहरी सोच में डूबा हुआ था। सेजल बेचारी एक तरफ खड़ी होकर सब कुछ समझ जाने की कोशिश कर रही थी। देर रात तक धवल अपने मम्मी पापा के कमरे में आया। शोभा और प्रफुल्ल दोनों की नींद उड़ चुकी थी। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं सोच रहा था कि अगर हम उस लड़के से आदिका की शादी करवा दी तो। वो 2 पल ठहर कर बोला तो शोभा और प्रफुल्ल हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों से उसे देखने लगे। मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप दोनों पहले। उस लड़के के पास आदिका के साथ की तस्वीरें हैं और तो और उसके पास अपने परिवार का सपोर्ट है। वो कल को कुछ भी कर सकता है। वो लोग हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं। हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। उनसे उलझने का मतलब होगा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। साथ ही लोगों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिलेगा सो अलग। क्योंकि इन सब में गलती आदिका की भी है।
उस लड़के की बातों से तो लग रहा है कि वो आदिका से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी सलोनी को पसंद किया था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके पापा से डायरेक्ट बात करने की। लेकिन वो कितनी बेबाकी से अपनी बात बोल रहा था कल। अगर उसने कल आदिका या हमें बदनाम करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम खुद ही उन दोनों की शादी करवा दें। अगर कोई सवाल भी करेगा तो हम कह देंगे कि रिश्ते बताने वाली बुआ ने हमें देवांश का रिश्ता बताया था। उन लोगों को हमारी आदिका पसंद आ गई थी। धवल की बात सुन शोभा और प्रफुल्ल सोच में पड़ गए। दोनों एक बार ठंडे दिमाग से सोच ली थी। देवांश हमारी कास्ट का है। आदिका ने खुद उसे अपने लिए पसंद किया है। वो उसके साथ खुश रहेगी। और जहाँ तक लड़के के सवाल का है, इससे अच्छा लड़का और खानदान तो शायद आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे आदिका के लिए। उन दोनों को चुप देखकर धवल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। शोभा और प्रफुल्ल उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन दोनों की पूरी रात तेज सोचने विचरने में निकल गई। आदिका के लिए भी ये रात बहुत मुश्किल से कटी थी। उसने तो हमेशा कोशिश की थी एक अच्छी बेटी बनने की, लेकिन आज वो अपने माँ बाप की सबसे बुरी बेटी बन चुकी है। उसके मम्मी पापा शायद अब उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ना जाने वो कौन सी बनूस खड़ी थी जब वो देवांश से मिलने गई थी। काश उस दिन वो ना जाती तो आज उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास कोई था भी नहीं जिससे वो अपने मन की बात कह सके। अगली सुबह आदिका का पेपर था। आदिका को बहुत कहने पर प्रफुल्ल ने उसे धवल के साथ कॉलेज जाने की इजाज़त दी थी। वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो उसे अपना कॉलेज ही पराया सा लगने लगा। हर तरफ माही के साथ बिताई खूबसूरत यादें बिखरी हुई थी। वो अपना एग्जाम देकर चुपचाप वापस आ गई। धवल उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। वो उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। उस दिन के बाद धवल उसे बिल्कुल बात नहीं करता था। धवल उसे घर छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। आदिका घर के अंदर आ गई। उसकी मम्मी सोफे पर बैठी उन दोनों उससे कुछ बुन रही थी। वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। किचन में खाना रखा है, गर्म करके खा लो। इस खुशफहमी में मत रहना कि कोई तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगा। एक तो गलती करो, उस पर ऐसे जताओ कि माँ बाप बहुत जुल्म कर रहे हो जैसे। वो बहुत देर तक भी कमरे से बाहर नहीं आई तो शोभा ने बाहर से ही तेज़ आवाज़ में कहा। इससे आदिका की तंद्रा एकदम से भंग हुई। कुछ दिनों में आदिका के सारे एग्जाम पूरे हो गए थे। उसने कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां आ गई थी। 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ एक सेमेस्टर बचा था। इसके पूरा होने की कोई उम्मीद आदिका को नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसे घर वालों ने उसे कॉलेज जाने से मना कर दिया था। एक शाम शोभा आदिका के कमरे में आई और अलमारी से उसके लिए अच्छा सा सूट निकालकर उसके हाथों में थमाती हुई उसे अच्छे से तैयार होने को बोली। आदिका पूछना चाहती थी कि उसे तैयार क्यों होना है, लेकिन अपनी मम्मी का सख्त मिजाज देखकर वो कुछ पूछ नहीं पाई। धवल और प्रफुल्ल भी जल्दी घर आ गए थे। प्रफुल्ल बाहर से नाश्ता भी ले आया था। थोड़ी देर बाद देवांश अपने माता पिता के साथ आदिका के घर पहुंचा तो उन सब ने प्रफुल्ल और शोभा बहुत विनम्रता से मिले। प्रफुल्ल ने अपने उस दिन के रवैये के लिए जिग्नेश से फ़ोन पर माफ़ी मांग ली थी और साथ ही उन लोगों को आदिका और देवांश का रिश्ता तय करने की बात बोली थी। इस पर जिग्नेश भी थोड़ी नानुकर के बाद मान गया था, क्योंकि इन सब में देवांश की खुशियाँ जुड़ी हुई थी और वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। जिग्नेश, आशा और देवांश को सोफे पर बैठाकर प्रफुल्ल ने शोभा से आदिका को बुलाने को कहा। शोभा ने सेजल को इशारा किया तो आदिका के कमरे में आ गई। शोभा उन सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। सेजल आदिका के पास आई तब वो बेड पर बैठे जाने किस सोच में गुम थी। सेजल चुपचाप उसके पास आ गई। आदिका का उदास सा चेहरा उसे अच्छा नहीं लगता था। आदिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। दीदी, आपको बाहर मम्मी बुला रही हैं। सेजल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो हाँ में सर हिलाते बेड से उतर गई। वो सेजल के साथ बाहर आ गई थी, लेकिन जैसे ही देवांश और उसके पेरेंट्स पर उसकी नज़र पड़ी, उसके देवकदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए। वो हैरानी से उन सबको देखने लगी। देवांश की नज़र भी उस पर गई तो उसने सर से पाँव तक उसे गहरी नज़रों से देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आदिका ने पीच कलर का एक बहुत सुंदर सा सूट पहना था। उसके चेहरे पर हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो और दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। टू बी कंटिन्यूड।